आ गया आ गया, मैं पढ़ाने आ गया। बाबू इंग्लिश मीडियम का केमिस्ट्री का फर्स्ट बुक समाप्त हो गया था। अब हम लोग सेकेंड बुक में पढ़ेंगे जिसमें ऑर्गेनिक मतलब रिएक्शन पढ़ना है। तो ये रिएक्शन का पहला चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरिन, जो बुक का 10वां चैप्टर है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बाबू रिएक्शन चैप्टर का जितना इंटरनल क्वेश्चन है सब पढ़ने के बाद रिएक्शन पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो चलिए सबसे पहले इंटरनल क्वेश्चन पढ़ते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। पहला टॉपिक पढ़ना है कार्बोकटायन। क्या पढ़ना है बाबू? कार्बोकटायन। देख बाबू पहला टॉपिक पढ़ना है कार्बोकटायन। कार्बोकटायन सिंपल है बाबू एकदम, 9वें में आंसर है। किस में आंसर है? 9वें में आंसर है। कार्बो मतलब कार्बन, कार्बो मतलब कार्बन, और कटायन मतलब प्लस, प्लस मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। सिंपल, वह मॉलिक्यूल या ग्रुप जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो। द मॉलिक्यूल विच हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इज कॉल्ड कार्बोकटायन। हो गया। एग्जाम्पल देख लो, जैसे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, देखो CH3 प्लस। देख दो, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस है। इसी को क्या बोलते हैं? कार्बोकटायन। हो गया। और भी एग्जाम्पल देख लो, C2H5। देख इसके, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन के मुड़िया पर क्या है? कार्बन के मुड़िया पर क्या है? प्लस। कार्बन के मुड़िया पर क्या है? प्लस है। तो प्लस है मतलब पॉजिटिव चार्ज। मॉलिक्यूल जिसके कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कार्बोकटायन बोलते हैं। हो गया। C3H7 प्लस। कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? अब बोलो प्लस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या होगी? कमी होगी। प्लस मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन दिया है, तो दिया है मतलब उसका इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। कार्बोकटायन क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। लिखा हुआ है सब। द आयन विच हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इज कॉल्ड कार्बोकटायन। एग्जाम्पल भी लिखा गया है, कार्बोकटायन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। कार्बोकटायन क्लियर हुआ। अगला टॉपिक देखोगे कार्बो एनायन। कार्ब एनायन, यह बाबू कार्ब है, कार्ब का मतलब कार्बन, एनायन मतलब निगेटिव, निगेटिव चार्ज। कौन चार्ज बाबू? निगेटिव चार्ज। सिंपल, वह मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन के मुड़िया के ऊपर क्या हो? निगेटिव चार्ज। वह मॉलिक्यूल जिसके कार्बन पर निगेटिव चार्ज हो उसे क्या बोलते हैं? कार्बो एनायन। एग्जाम्पल देख लो बाबू, CH3 माइनस। देख बाबू ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में कार्बन पर प्लस, प्लस नहीं है माइनस है, इसलिए नाम क्या हो गया? कार्बो एनायन। और भी देख लो सेम एग्जाम्पल, बस माइनस के साथ होगा। C2H5 माइनस, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में कार्बन पर क्या है? माइनस है। C3H7 माइनस। कोई दिक्कत है? अब बोलो बाबू माइनस है मतलब इलेक्ट्रॉन लिया है, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन देना है, माइनस मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन लिया है। तो इलेक्ट्रॉन लिया है, क्या लिया है बाबू? इलेक्ट्रॉन लिया है। तो इलेक्ट्रॉन लेने पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो बढ़ गया तो ये होगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। कौन स्पीशीज बाबू? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। कार्बो एनायन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। क्लियर है बाबू? आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक बाबू फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या बाबू? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के बारे में जानेंगे बाबू। सिंपल, तो बाबू फ्री रेडिकल, ये चैप्टर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो जिसमें कार्बन के बारे में ज़्यादा पढ़ना होता है, इसलिए इसमें भी कार्बन बता रहा है। वह मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। कौन इलेक्ट्रॉन हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मतलब एगो इलेक्ट्रॉन उस पर हो। वह मॉलिक्यूल जिसके कार्बन पर एगो इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड। पेयर्ड मतलब दूगो होता है, पेयर्ड मतलब जोड़ा। यहाँ जोड़ा का बात नहीं हो रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड सीधा समझ जाओ ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन। वह कार्बन वह मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन पर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो उसे फ्री रेडिकल कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो बाबू,
CH3, देख इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाते हैं, देख CH3 पर एगो इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या बोलते हैं फ्री रेडिकल। C2H5 एगो इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या बोलते हैं फ्री रेडिकल। C3H7 एगो इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्लियर है, बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं बाबू, फ्री रेडिकल क्लियर हुआ है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बाबू। याद हुआ? वह मॉलिक्यूल जिसके कार्बन पर प्लस हो कार्बोकैटायन, वह मॉलिक्यूल जिसके कार्बन पर माइनस हो कार्बोएनायन, वह मॉलिक्यूल जिसके कार्बन पर एगो इलेक्ट्रॉन हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसे फ्री रेडिकल कहेंगे। अब देखो बाबू, अगला टॉपिक पढ़ना है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, सिंपल से समझो। ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन, और मेटालिक मतलब मेटल। अगर कार्बन के साथ क्या जुड़ा हो मेटल, तो उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। कार्बन के साथ मेटल जोड़ना चाहिए, किसके साथ? कार्बन के साथ। देख एग्जाम्पल अभी हम तुमको समझा देते हैं कार्बन के साथ मेटल। CH3Li ये कार्बन है, कार्बन के साथ लिथियम क्या है मेटल है। तो तुम कहेगा जा सर ये गलत बोल रहे हैं आप, कार्बन के साथ मेटल थोड़े है, हाइड्रोजन के साथ है। नहीं बाबू, कार्बने के साथ मेटल है। तो देख बाबू कैसे कार्बन के साथ है, इसको थोड़ा बना कर दिखाते हैं हम। कार्बन पर कौ हाइड्रोजन है? 3 गो, 3 गो हाइड्रोजन ऐसे दिखा देंगे, और इसी के साथ क्या है लिथियम। अब देख बकलोल तुमको दिख गया कार्बन के साथ लिथियम, लिथियम क्या है मेटल है, लिथियम क्या है मेटल है, ये मेटल है और ये क्या है कार्बन है। तो कार्बन के साथ अगर मेटल जुड़ेगा उसे क्या बोलेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। हो गया। एक और एग्जांपल देख लो बाबू, CH3MgBr। अब तुम कहोगे सर इसमें भी तो Mg क्या है मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है। तुम कहोगे सर हाइड्रोजन के साथ ना, बकलोल हाइड्रोजन के साथ ना जुड़ा है, कार्बने के साथ जुड़ा है। कैसे? देख कार्बन पर 3 गो हाइड्रोजन, और इसके साथ क्या है MgBr। अब देख ले बाबू, अब ध्यान से देख ले, ये Mg क्या है मैग्नीशियम मतलब मेटल, और ये C क्या है कार्बन। तो बोल बाबू कार्बन के साथ क्या जुड़ा है मेटल, इसे क्या बोलेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। वही डिफिनेशन लिखा गया, द कंपाउंड विच हैज मेटल कनेक्टेड विथ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। एग्जाम्पल लिखा गया है। क्लियर है बाबू, बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। SN1 और SN2 रिएक्शन का डिफरेंस पढ़ना है। तो देख बाबू SN1 और क्या SN2, ध्यान से देखना बाबू। SN1 का मतलब क्या होता है पहले ये तो समझ लो। SN1 मतलब यूनिमॉलिकुलर, 1 मतलब यूनिमॉलिकुलर, यूनिमॉलिकुलर, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये SN2 का मतलब होगा बाई मॉलिकुलर, 2 का मतलब क्या होता है वायु मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको समझने के लिए एगो रिएक्शन देख लो तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो बाबू। मान लो ये एक रिएक्शन है CH3Cl, इसको रिएक्शन कराना है KOH से। तो पहला का लास्ट क्या है Cl, दूसरा का शुरुआत क्या है K, आपस में रिएक्शन करेगा। पहला का लास्ट Cl, दूसरा का शुरुआत क्या है K, आपस में रिएक्शन करेगा KCl। क्या रिएक्शन करेगा? आपस में रिएक्शन करेगा KCl। तो आंसर क्या बचेगा बाबू? CH3OH अब प्लस क्या बाबू KCl। अब इसको समझने के लिए आप एक चीज बताइए, इधर वाले को क्या बोलते हैं रिएक्टेंट,
तीर के इधर जितना भी रहता है रिएक्टेंट और तीर के इधर वाले को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इतना तो बकलोल जानबे करता होगा, इधर रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट। बाबू ये टूटा है ना तो के पर प्लस आएगा और OH पर माइनस, माइनस वाले को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो देखो बाबू तीर के इधर रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल है और इधर क्या है, प्रोडक्ट। तो इससे हमको कोई मतलब है नहीं है। देख बाबू SN1 रिएक्शन वह रिएक्शन जिसका रेट केवल डिपेंड करता है रिएक्टेंट पर। SN2 वह रिएक्शन जिसका रेट डिपेंड करता है रिएक्टेंट के साथ साथ क्या, न्यूक्लियोफाइल पर। सिंपल बाबू, वह रिएक्शन जिसका रेट केवल रिएक्टेंट पर निर्भर करता है उसे SN1 रिएक्शन कहते हैं, लेकिन वह रिएक्शन जिसका रेट रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर निर्भर करता है, दोनों पर डिपेंड करता है, तो उसे SN2 कहते हैं बाबू। क्लियर है बाबू? ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। कौन ऑर्डर को फॉलो करता है बाबू? फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है और ये सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करता है। देख ले बाबू, 1 है तो फर्स्ट, 2 है तो सेकेंड, 1 है तो एक ऊपर निर्भर करेगा, 2 है तो 2 ऊपर निर्भर करेगा। तो ये दोनों तो डायरेक्ट ही याद हो गया। 1 है तो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगा, 2 है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगा, 1 है तो एक चीज पर निर्भर करेगा, 2 है तो 2 चीज पर निर्भर करेगा। लेकिन बाबू ये तीसरा उल्टा है, इसी में बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं तीसरा में, क्योंकि ये उल्टा है बाबू। ध्यान से देखेंगे, एकदम ध्यान से। देखिए ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में? यहाँ लिखा भी हुआ है, इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप। ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, लेकिन ये केवल ओनली 1 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो देख, भले ही ये 1 वाला है लेकिन 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, बाकी सब 1 के लिए है, लेकिन ये देखो उल्टा है। लेकिन ये कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? 1 स्टेप में। अब एक चीज और देखो बाबू, सबसे पहले SN1 रिएक्शन में सबसे पहले कौन रिएक्शन करेगा? सबसे पहले 3 डिग्री हेलोएल्केन करेगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। लिखा हुआ है 3 डिग्री हेलोएल्केन सबसे पहले रिएक्शन करेगा SN1 में। रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसका होगा? 3 डिग्री का SN1 में, सबसे कम 1 डिग्री का। लेकिन SN2 में क्या होगा? उल्टा कर दो, सबसे ज़्यादा 1 डिग्री का रिएक्टिविटी होता होगा, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। क्लियर है? बात समझ में आया? क्लियर है? ये सारा चीज़ समझ में आ गया। ये है SN1 और SN2 रिएक्शन। क्लियर बाबू? सिंपल। ये केवल रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, ये रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा, ये सेकंड ऑर्डर को फॉलो करेगा। ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, ये 1 स्टेप में कंप्लीट होगा। ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? SN1 में 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री। SN2 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 3 डिग्री। क्लियर है बाबू? ये 4 डिफरेंस लिखाए हैं। एग्जाम में आपको 2 ही लिखना है, लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसलिए हम आपको थोड़ा सा डीपली बताए हैं। क्लियर है बाबू? आगे बढ़ते हैं बाबू, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन ये है कि वाई क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन डार्क ब्राउन बोतल। मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि क्लोरोफॉर्म को, किसको बाबू? क्लोरोफॉर्म को हम डार्क ब्राउन बोतल में रखते हैं। डार्क ब्राउन बोतल में रखते हैं, तो क्यों? इसी का आंसर बताना है कि क्लोरोफॉर्म को हम डार्क ब्राउन बोतल में काहे रखते हैं, इसका कारण क्या है। तो देख बाबू, क्लोरोफॉर्म इतना खतरनाक है। देख क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को अगर बोतल में नहीं रखे, अगर खुला हवा में छोड़ दे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फॉस्जीन गैस बनाएगा। कौन गैस बनाएगा? फॉस्जीन गैस, जो पॉइजनस गैस होता है। कौन गैस होता है? पॉइजनस गैस, बहुत ज़्यादा जहरीला गैस होता है बाबू। फॉस्फीन,
देख लो, क्लोरोफॉर्म को अगर खुला छोड़ देंगे तो हवा से रिएक्शन करके फॉस्जीन गैस बनाएगा, जो बहुत जहरीला होगा, लोगों के लिए बहुत खतरनाक होगा। इसलिए उसको भूरे रंग के बोतल में रखते हैं, क्योंकि बोतल में हवा नहीं जाएगा। जैसे ही हवा जाएगा वो कौन गैस बनाएगा? फॉस्जीन गैस। ये इतना खतरनाक होता है, तुमने नाम सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन फैलाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से भी खतरनाक होता है, और उससे 300 गुना खतरनाक होता है फॉस्जीन गैस। इतना खतरनाक होता है। पेंगुइन देखा है? पेंगुइन का नाम सुने हो? बकलवा पता नहीं, तुम लोग देखा होगा कि नहीं। कभी डिस्कवरी चैनलों ने देखता है तो समुद्र में बतकवा जैसन एगो ऐसा ऐसा नहीं चलता है सब, बतकवा जैसन जो चलता है सब, तनिक करिया उजर रहता है सब, बतकवा जैसन जो चलता है वो पेंगुइन है। चोंच एकदम चिड़िया की तरह रहता है, तो वो पेंगुइन है। वो सब जब बाथरूम करता है ना, तो उसके कारण क्या बनता है? फॉस्जीन गैस। तो जिससे क्या होता है? समुद्र में भी पॉइजन फैलने की चांसेस रहती है। तो ध्यान से देखिए बाबू, क्लोरोफॉर्म को जब खुला हवा में छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फॉस्जीन गैस बनाता है, जो बहुत जहरीला होता है। इतना जहरीला होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना जहरीला होता है। अब देख इसका एगो रिएक्शन देख, इसीलिए इसको हम लोग डार्क ब्राउन बोतल में रखते हैं। इसका रिएक्शन देख सकते हो, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CH ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो ये बनाएगा COCl2 प्लस HCl, COCl2 प्लस HCl। इसको बैलेंस करने जाओगे तो यहाँ 2 और यहाँ 2 होगा। ठीक है, बैलेंस हो गया होगा, आप मिला सकते हैं। सबसे पहले तुम पूछोगे बाबू क्लोरोफॉर्म क्या है, तो क्लोरोफॉर्म पहले किसी का ऑपरेशन करना होता था, क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया जाता था। लेकिन इतना खतरनाक है ना कि बाद में इसको डॉक्टर लोग बैन कर दिया। तो आज क्लोरोफॉर्म का यूज हॉस्पिटल में नहीं होता है। आज ये सब का चोरवा सब यूज करता है। जैसे मान लो कोनो ट्रेन में आ रहा है, एकदम कमा उमा कर एकदम बैग में कस कर आया एकदम बैठल है, सोया हुआ है, खा पी कर एकदम बढ़िया से, कोनो आया रुमाल में क्लोरोफॉर्म सुंघाया, वो बेहोश, सारा लूट ले गइलो, एकदम आदमी लोग चिल्लाने लगता है। उसके बाद अरे हमरा का लूट ले गइल, पूरा लूट ले गइल, बस हमार बीबी छोड़ दिल, बाकी सब लूट ले गइल, बाकी सब लूट ले गया क्लोरोफॉर्म सूंघा का। इतना खतरनाक होता है कि ज़्यादा सूंघा दिया जाएगा तो आदमी का डेथ भी हो सकता है। क्लियर है बाबू, बात समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कायरल कार्बन, क्या पढ़ना है बाबू? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन सिंपल है बाबू। कायरल कार्बन एकदम देखिए ध्यान से, वह कार्बन जिससे 4 ग्रुप जुड़ा हो। कितना ग्रुप? 4 ग्रुप, और ये सभी ग्रुप क्या हो? डिफरेंट हो। कार्बन पर 4 ग्रुप जुड़ा हो लेकिन चारों क्या हो? डिफरेंट हो, तो उसे कायरल कार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, CHOH Cl Br। देखो ये कार्बन है, देख बाबू ये कार्बन है। कार्बन पर कितना ग्रुप जुड़ा है? 4, लेकिन चारों क्या है? अलग अलग है, इसलिए क्या है? कायरल कार्बन है। कौन कार्बन है? यहाँ कायरल कार्बन कौगो है? एगो है। ये कार्बन है, कार्बन पर 4 चीज जुड़ा है, चारों अलग अलग है, तो कायरल हो गया। अब देख बकलोल, एक और एग्जाम्पल दे देते हैं कि जिससे तुमको पूरा समझ में आ जाए। अब बोल बाबू, यहाँ कार्बन है, कार्बन पर कितना ग्रुप जुड़ा है? 4, लेकिन क्या चारों अलग अलग हैं? और 2 बकलोलवा सेम है, 2 क्या है? सेम है, इसलिए ये कायरल नहीं होगा। तो इसमें कायरल कार्बन क्या होगा? 0 होगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? बस एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है बाबू, इसमें ग्लूकोज में कायरल कार्बन कितना होता है? 4। आपको क्लास में डीपली बताया गया होगा, लेकिन अभी समझने की जरूरत नहीं, केवल याद रखिएगा। ग्लूकोज में कायरल कार्बन कितना होता है? 4। और फ्रुक्टोज में कायरल कार्बन होता है बाबू 3। फ्रुक्टोज में कायरल कार्बन कितना होता है? 3। कोई दिक्कत? ग्लूकोज में कायरल कार्बन 4, फ्रुक्टोज में कायरल कार्बन 3 होता है। क्लियर है बाबू? आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा।
देखिए बाबू, अब पढ़ना है तुम लोग को बहुत सारा रिएक्शन पढ़ाए होंगे बेंजीन वाला, जिसमें देखते होगे कि ऑर्थो और पारा पर जुड़ता है कोई चीज़। किस पर जुड़ता है? ऑर्थो एंड पारा पर कोई चीज़ जुड़ता है। ऑर्थो कितना नंबर? 2 नंबर और पारा 4 नंबर। तो ऑर्थो और पारा पर कोई चीज़ जुड़ता है तो काहे जुड़ता है? 2 और 4 पर काहे जुड़ता है? कहीं अलग काहे नहीं जुड़ता है? तो देख बाबू, आंसर देखो। पहले तो थोड़ा 2 और 4 हम आपको समझा दे। ऑर्थो मान लो यहाँ पर कहीं से Cl है, Cl है बाबू, यहाँ पर कोई चीज़ दिया है तो यहीं से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6। ये 2 नंबर क्या होता है? ऑर्थो। और 4 नंबर क्या होता है? पारा। 3 नंबर होता है मेटा, लेकिन अभी उसका बात नहीं हो रहा है। तो ऑर्थो और पारा पर ही काहे जुड़ता है? तो इसका कारण समझो। ऑर्थो और पारा पर जब बेंजीन का हम लोग रेजोनेंस कराते हैं, किसका? बेंजीन का जब रेजोनेंस कराते हैं, अब रेजोनेंस आपको सिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लास में बताया गया था। अब ये ऑनलाइन संभव नहीं है क्योंकि आप क्रैश कोर्स के लिए पढ़ रहे हैं, वही चीज़ पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। बेंजीन में जब रेजोनेंस होता है तो और 2 और 4 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है? हाई हो जाता है। तो बोल, 2 और 4 पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जाकर वहीं पर जुड़ जाता है। 3 पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं होता है, 3 पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? कम। लेकिन 2 और 4 ऑर्थो और पारा पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? अधिक, इसलिए वहीं जाकर जुड़ जाता है। कोई दिक्कत? मान लो तुम्हारे घर 2 कार्ड आया है बकलोलवा, तुमको बाराती जाना है, तो तू बाराती जाने के लिए पहले पता लगाता है सब, कहाँ कौन चीज़ मिल रहा है। कहेगा वहाँ दाल भात चोखा मिल रहा है तो जाएगा तू बकलोल? जइबे नहीं करेगा, न्योतुओ करने ना जाएगा। कहेगा हाँ उधर वैरायटी है, मटन है, चिकन है, अंडा है, मछली है, सब है। मटन है, चिकन है, अंडा है, मछली है, सब है। तो तू लोग उधर दौड़ेगा, उधर दौड़ने जाएगा खाने के लिए। अरे बकलोल, तू लोग इससे भी नमूना है, दाल भात चोखा हो और भले हो जाए ऑर्केस्ट्रा हो तो कहेगा मीट गया भाड़ में, पहले चल ऑर्केस्ट्रा देख, ओकरा बाद कुछ करेंगे। बिना खैले पीले रात भर ऑर्केस्ट्रा देख देगा। देख इधर, बेंजीन में जब रेजोनेंस होता है तो 2 और 4 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है? हाई होता है। इसी के कारण ऑर्थो और पारा पर कोई चीज़ आसानी से जुड़ता है। यही इसका आंसर है बाबू। By the help of resonance, we can see that electron density is high at ortho and para position. Due to this, haloarenes are ortho and para directing group. Haloarene जो होता है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्यों? इसका कारण यही है कि 2 और 4 पर क्या होता है? रेजोनेंस होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाता है, जिसके कारण वहीं पर कोई चीज़ जाकर जुड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान से। चैप्टर का नाम था बाबू हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एरीन लिख दो एक बगल, और एक बगल क्या लिख दो? हेलो एल्केन। थोड़ा ये देखो, क्वेश्चन कह रहा है हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स। ये हेलो एरीन लेस रिएक्टिव है हेलो एल्केन से, मतलब जल्दी रिएक्शन ये करेगा लेकिन ये धीरे रिएक्शन करेगा। काहे? समझो बाबू। हेलो एरीन और ये हेलो एल्केन। हेलो एरीन मतलब इसमें बेंजीन आएगा। मान लो यहाँ Cl है, यहाँ बेंजीन नहीं आएगा, CH3Cl। कोई दिक्कत? अब बोलो, ये हेलो एरीन है जिसमें बेंजीन अइबे करेगा, हेलो एल्केन में बेंजीन नहीं आता है। तो बोल बाबू, हेलो एरीन है, इसमें बेंजीन है तो रेजोनेंस होगा। देखो यहाँ रेजोनेंस कराया गया क्या है? बेंजीन में यहाँ रेजोनेंस होगा और यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ रेजोनेंस होगा, यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ रेजोनेंस होगा, यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। तो अब बताओ बाबू, यहाँ रेजोनेंस हुआ, यहाँ रेजोनेंस नहीं हुआ। तो रेजोनेंस होने से ये ज़्यादा मोर स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। और रेजोनेंस नहीं होने से ये लेस स्टेबल हो जाएगा। तो देख बाबू, ये मोर स्टेबल है मतलब ज़्यादा स्टेबल है, अस्थाई है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है तो जल्दी रिएक्शन करना चाहेगा। वो तो पहले से ज़्यादा स्टेबल है, कहेगा ना ना हमको ज़रूरत नहीं है, हम रिएक्शन नहीं करेंगे, हम पहले से बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये पहले से बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो ये क्या हो जाएगा? लेस रिएक्टिव।
और ये लेस स्टेबल है, कम स्टेबल है, कहेगा हाँ हम रिएक्शन करने के लिए तैयार हैं, लेस स्टेबल है, तो ये क्या होगा, हाई रिएक्टिव। कोई दिक्कत? अब देख लो, सीधा समझ लो, ये मोर स्टेबल है, मतलब समझ जाओ इसका शादी ब्याह हो गया है, ये बकलोलवा का शादी ब्याह हो गया है, तो ये दोबारा थोड़े जाएगा शादी करने है, ये दोबारा थोड़े जाएगा शादी करने है। भले इधर सड़क पर चलते चलते इधर उधर ताक झांक लेगा, वो बात अलग है, लेकिन ये बकलोलवा शादी करने जाएगा कहीं ध कर एकदम बेलना कुचा जाएगा एकदम चटनी जैसा, शादी करने नहीं जाएगा, लेस रिएक्टिव है, दोबारा शादी नहीं कर सकता है। ये बकलोलवा लेस स्टेबल है, इसका सौदिये नहीं हुआ है, अभी बकलोलवा का सौदिये नहीं हुआ है, तो ये एकदम तैयार है कि कौन आए, पंडित जी तनी अगुआ आए, हम शादी करने के लिए तैयार हैं, हाई रिएक्टिव, पंडित जी आए, रिश्ता आया है, चलिए पंडित जी अभी हम चलेंगे देखने, एकदम पगला जाएगा। तो लेस रिएक्टिव है तो एकदम लेस स्टेबल है तो हाई रिएक्टिव हो जाएगा, जब अब सौदिया मेरा हो जाए। तो बोल बाबू, हाई रिएक्टिव है तो हाई रिएक्टिव इस लिखा ही हुआ है, देखो ये लेस रिएक्टिव होगा, ये हाई रिएक्टिव होगा, क्यों होगा समझिएगा आप। अब देख लो बाबू, ये बेंजीन है बाबू, ये क्या है, बेंजीन है। बेंजीन में 3 जगह डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और सिंगल बॉन्ड का क्या होता है sp3। तो ये भी एक कारण है। sp2 क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, लेस रिएक्टिव होता है, sp3 लेस स्टेबल होता है और हाई रिएक्टिव होता है। अब इसी के साथ एक और चीज़ आप लोग समझ लीजिए बाबू, जो पहले भी आपको बताए होंगे, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होता है हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, डबल बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, ट्रिपल बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, और कार्बन के अगल बगल 2 को डबल बॉन्ड हो तब भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, डबल बॉन्ड हो तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp, आगे पीछे 2 को डबल बॉन्ड हो तब भी sp। क्लियर है बाबू? बात समझ में आया? आज का क्लास बाबू यहीं ओवर होता है, ये चैप्टर खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया। बस इसका क्या बाकी है, रिएक्शन। क्या बाकी है बाबू? रिएक्शन। तो चैप्टर का पहले इंटरनल क्वेश्चन सब पढ़ लेंगे, उसके बाद रिएक्शन पढ़ेंगे। कल अगला चैप्टर स्टार्ट होगा 11वां, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। आज के लिए यहीं क्लास ओवर होता है। सारे स्टूडेंट को मेरे तरफ